जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। आने वाली एग्ज़ाम्स बहुत सारी एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट होने वाली हैं, जैसे कि हम नॉरसेट की बात करें, डी ट्रिपल एसबी की बात करें, सीएचओ का एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं जो कि इस साल होने वाली हैं। ईएसआईसी के एग्ज़ाम्स भी इस साल आने वाले हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत सारा मौका है यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का और अपनी ड्रीम जॉब को पाने का। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम फ़ीटस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? फ़ीटस के बारे में जानेंगे कि फ़ीटस क्या है? कि सर फ़ीटस क्या है? कि सर फ़ीटस के बारे में जानने से पहले आपको सिर्फ़ 2 बातें जाननी हैं कि जेस्टेशनल एज क्या होती है और फ़ीटल एज क्या होती है? क्या होत कौन-कौन सी चीज़ें बच्चों? कि जेस्टेशनल एज क्या होती है और फ़ीटल एज क्या होती है? तो दोनों चीज़ों के बारे में हम आज देखते हैं कि कैसे-कैसे यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बात करी गई है और कैसे-कैसे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मेन एग्ज़ाम्स के लिए और सीएचओ के एग्ज़ाम्स के लिए कैसे-कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, वैलिड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और डिटेल्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि सर फीटल एज क्या होती है और जेस्टेशनल एज क्या होती है। कि सर ये तो आपने बनाया कि सर ये तो हमारा 0 डे होता है या हम कह सकते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बोल सकते हैं। कि सर बिल्कुल, कि सर इसको हम 28 डे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि 28 डे बोल सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि सर इसको हम मिस्ड पीरियड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिस्ड पीरियड भी इसको हम कह सकते हैं कि सर इसको क्या कहेंगे सर इसको हम कहेंगे 14 डे और ये कौन सा दिन है सर कि ये फतेह करने वाला इसका मतलब फर्टिलाइजेशन का डे है कि फर्टिलाइजेशन का डे है कि भैया ये बात आपको समझ में आ गई कि सर सभी को पता होता है कि जो जेस्टेशनल एज होती है जो भी मैं वाइट से मार्क करूंगा वो कहाँ से स्टार्ट होती है ये हमारी जेस्टेशनल एज है क्या है बच्चों कि ये हमारी जेस्टेशनल एज है अगर मैं जेस्टेशनल एज की आपसे बात करूं तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है पीरियड ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कि यार लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से स्टार्ट होती है डे 0 से स्टार्ट होती है अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जो फीटल एज होती है या फीटल जो एज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है कि डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हो क्योंकि बच्चा यहीं से बनना शुरू होता है कि एक सेल 2 सेल में तब्दील होती है 2 से 4 होते हैं 4 से 8 होते हैं 8 से 16 होते हैं और 16 सेल की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं मॉड्यूला कहते हैं क्या आपको पता है इस बात के बारे में अगर नहीं पता तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देखें वहां पे मैंने डिटेल में इसको कोर्स को करवा रखा है तो आपने ये देखा कि सर फीटल एज को आपने यहाँ से क्या कर दिया शुरू कर दिया कहाँ से कर दिया बच्चों कि सर यहाँ से फर्टिलाइजेशन डे से हमने क्या किया इसको शुरू कर दिया तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे तो क्या पूछूं कि सर अगर मैं आपसे कोई जस्टेशनल एज के बारे में पूछता है कि सर जस्टेशनल एज क्या होती है ना और फीटल एज क्या होती है तो क्या आप आंसर दे सकते हो कि सर बिल्कुल दे सकते हैं और क्या आंसर देंगे कि जेस्टेशनल एज जो होती है उसका क्या होता है कि सर फीटल जो एज होती है क्या होती है बच्चों जो फीटल एज होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे सर 14 डेज को ऐड कर देंगे क्या आपको ये बात समझ में आई कि सर बिल्कुल आएगी अभी देखो कि सर आप इसको क्या बोलोगे कि सर फीटल एज को कैसे बोलोगे कि सर जस्टेशनल डेज में कि जेस्टेशनल जो एज होगी हमारी उसमें से हम 14 डे क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्या कर देंगे बच्चों 14 डे माइनस कर देंगे कि सर आपने हमें टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना बताया था कि सर टोटल प्रेगनेंसी का मैंने आपको ड्यूरेशन बताया था कि सर 280 डेज मैंने क्या आपको ये बताया था या नहीं बताया था कि सर टोटल जो प्रेगनेंसी होती है वो 280 दिन की होती है या 37 टू 40 वीक्स की होती है ऐसा कुछ बताया था कि सर बिल्कुल बताया था कि सर अगर मैं आपसे बात करूं और दूसरी बताई थी मैंने कि 9 मंथ्स प्लस 7 डेज की भी होती है कि आप अगर मंथ्स के अंदर बात करोगे तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज की भी होती है कि सर ये तीनों चीजें आप बता चुके हो कि अगर मैं 280 दिन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये तो पूरी होती है जेस्टेशनल एज तो इसके अंदर जो जेस्टेशनल एज होती है ना बच्चों जेस्टेशनल जो एज होती है वो तो 280 दिन की हो गई
कितने दिन की हो गई कि जेस्टेशनल एज तो 280 दिन की हो गई, लेकिन अब हमें फीटल एज निकालनी है। तो फीटल एज कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा कि सर जेस्टेशनल एज के अंदर जेस्टेशनल एज के अंदर से हम -14 दिन को निकालेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि फीटल एज को निकालने का क्या तरीका है कि जेस्टेशनल एज माइनस 14 डेज। तो इसमें से अगर आप माइनस करते हो तो फीटल एज निकल के आ जाती है कि सर फीटल एज क्या हो जाएगी, जेस्टेशनल एज हमारी 280 है और -14 करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपको कि सर हमारी फीटल एज क्या हो गई है कि सर हमारी 200 कितनी हो गई है, क्या इसको माइनस करोगे तो 266 दिन की हमारी क्या हो गई है कि सर फीटल एज हो गई है। क्या आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? कभी भी आपको कोई एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि फीटल आपको जेस्टेशनल एज दे देगा। सपोज दैट जेस्टेशनल एज किसी की 300 हो गई कि सर आपको एग्जाम्पल लिया कि जेस्टेशनल एज हमें किसी पेशेंट की 300 दी गई है, तब भी क्या हम -14 ही करेंगे कि बिल्कुल आपको -14 दिन ही करना है। क्योंकि क्यों करना है, क्योंकि डे 14 पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात तय है, ये बात तय है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कितनी दिन के होता है, 14 दिन पे। ये बात फिक्स है। ये बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम फिक्स्ड बातें हैं। यहाँ पे आपको फेरबदल नहीं करना है कि सर जेस्टेशनल एज तो आपने 300 दे दी और हमारी क्या है कि इसको -14 करना है, तो फीटल एज निकल के आ जाती है कितनी भैया कि सर 286 दिन की इसकी फीटल एज हो गई है। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक की क्लास बिल्कुल ईज़ी है, सुलभ है आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए। क्वेश्चन बनता है कि किसी फीमेल है जिसकी फीमेल की जो जेस्टेशनल एज है वो कितनी है, 290 दिन की है। तो इसमें से फीटल एज क्या होगी, तो आपको -14 करना है और कितना आंसर आ जाएगा आपका, 276 दिन का आपकी फीटल की एज हो गई। क्योंकि 14 ही माइनस करना है आपको, किसी भी हालत में कितना माइनस करना है बच्चों, 14 ही माइनस करना है, ज़्यादा आपको माइनस नहीं करना है। बहुत बढ़िया। लिखेंगे ऑल द डेफिनेशंस, जितनी भी प्रेगनेंसी के अंदर डेफिनेशन बनती है वो सब कहाँ से बनती है, जेस्टेशनल एज से बनती है। ऑल द definitions given in pregnancy are कहाँ से दी गई है कि ऑल द डेफिनेशंस एंड गिवन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस दी गई है वो किससे बेस्ड होती हैं, जेस्टेशनल एज से बेस्ड होती है। कहाँ से होती है बच्चों, जेस्टेशनल एज से बेस्ड होती है। ये बात तो आपको गांठ मान लेनी है। जितनी भी परिभाषा दी गई है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी परिभाषा होती हैं ओबीजी के अंदर, वो सब जेस्टेशनल एज को काउंट करती हैं। आगे बात समझ में। और हम बात करें, नोट लिखेंगे एक नोट लिखेंगे, नोट के अंदर लिखेंगे देयर इज ओनली देयर इज ओनली वन डेफिनेशन, देयर इज ओनली वन डेफिनेशन, लिखेंगे विच, देयर इज ओनली वन डेफिनेशन which is originally based on, which is originally बेस्ड किस पे होती है बच्चों, बेस्ड ऑन फीटल एज, या फिर हम बोल सकते हैं कि डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या मैं इस बात से आप सहमत हो कि सर इसको डे 14 को मैंने फर्टिलाइजेशन की डे बोल दिया, कि सर बिल्कुल बोल सकते हो आप। ठीक है। और कौन सी ग्रोथ होती है, कौन सी अगर आपसे बात करा जाए कि सर कौन सी डेफिनेशन होती है जो एक मात्र होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे ग्रोथ हमारे फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, डे 14 से स्टार्ट होती है, या फीटल एज से स्टार्ट होती है, वो कौन सी किसकी डेफिनेशन होती है, ग्रोथ पीरियड की होती है। किसकी होती है बच्चों, ग्रोथ पीरियड की होती है। सबसे पहली अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ग्रोथ पीरियड के अंदर क्या चीजें देखने मिलती हैं,
अगर मैं आप ग्रोथ पीरियड के बारे में बताता हूँ, तो ग्रोथ पीरियड के अंदर क्या होता है कि एक तरफ तो आप डालेंगे ग्रोथ पीरियड, और इसमें लिखेंगे ओरिजिनली डेफिनीशन, ओरिजिनल डेफिनीशन ऐसे डाल देंगे। दो चीज़ों के दो पार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ पहली डेफिनेशन की, या फिर हम कहते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवा की डेफिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, कि फर्टिलाइज ओवा की अगर हम बात करें, तो कौन सी बात करेंगे, कैसी बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने बात करी, तो फर्टिलाइज जो ओवा होता है वो उसको क्या कहते हैं, या कितने दिन का पीरियड होता है, कि सर फर्टिलाइजेशन 2 वीक्स। कितने दिन का होता है, कि सर फर्टिलाइजेशन से लेके 2 वीक तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज ओवा। कि सर इसको दूसरे को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक ओवा किसे कहते हैं, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज किसे कहते हैं, स्टेज लिखेंगे कि सर एम्ब्रियोनिक स्टेज किसे कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है वो 2 वीक से लेके कहाँ तक की होती है, 8 वीक्स तक की होती है। कहाँ तक की होती है बच्चों, कि सर एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, कि सर यहाँ से 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जब बच्चा होता है, या फिर हम कह सकते हैं 2 महीने का जो बच्चा होता है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। और फर्टिलाइज ओवा किसे कहते हैं, जब 2 वीक्स का बच्चा होता है, 15 दिन का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज ओवा कहते हैं। तीसरी चीज की बात करें, कि सर उसको फीटस एज में या फीटस कब कहेंगे, क्या कब कहेंगे, कि सर 8 वीक से लेके टिल डिलीवरी, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम उसको क्या कहेंगे, फीटस ही कहेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों। बहुत बढ़िया, तीन चीज़ों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है यहाँ पे, कि फर्टिलाइज ओवा हम 2 वीक के बच्चे तक को कहेंगे, जब 2 वीक से 8 वीक का समय हो जाता है तो उसको एम्ब्रियो कहेंगे, और 8 वीक के बाद हम बच्चे को क्या किस नाम से बुलाएंगे, कि सर फीटस को हम किसके नाम बुलाएंगे, फीटस के नाम से बुलाएंगे। बहुत बढ़िया। कि सर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, या एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, कि स्टार्ट फीटल स्टार्ट इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कब स्टार्ट करता है, बताएंगे। फीटस जो है, जो फीटस है हमारा, इंसुलिन कब बनाना स्टार्ट करता है। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है फीटस, तो फीटस कब बनता है, 8 वीक के बाद बनता है। इसका मतलब कि 8 वीक के बाद वाला आंसर होगा या नहीं होगा। तो जितने भी 8 वीक से पहले के आंसर है वो तो गलत हो गए, कि सर बिल्कुल गलत हो गए। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए राइट आंसर क्या होता है, कि तो 12 वीक से होते हैं, उससे हमारा बच्चा जो है, फीटस जो है वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाता है। इंसुलिन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं वो ग्रो हो जाती हैं बच्चे के अंदर। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक की समझ में आ गई बच्चों, क्या आपको मेरी बात यहाँ तक की समझ में आ गई सभी को। बहुत बढ़िया। कि सर एक जो पीरियड होता है, एक जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि एम्ब्रियोनिक जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, कि सर 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो बच्चा होता है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर काउंट करते हैं। कि जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड इज द मोस्ट टेरेटोजेनिक पीरियड, मोस्ट टेरेटोजेनिक पीरियड होता है। इसका मतलब क्या है, मोस्ट टेरेटोजेनिक पीरियड का मतलब होता है कि बच्चे को कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज लग जाए, बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, बच्चे को कोई डिफेक्ट हो जाए, उसको कहते हैं टेरेटोजेनिक पीरियड। उसको कहते हैं, या रिस्क में जो बच्चा होता है वो कौन सी एज में होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर होता है। मतलब कि 2 वीक से लेके और 8 वीक तक का जो बच्चा होता है वो मोस्ट टेरेटोजेनिक पीरियड के अंदर पाया जाता है या होता है। सबसे पहली बात इसके अंदर लिखेंगे कि इट मीन्स exposure external exposure to the mother which can lead to
विच कैन लीड टू कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द बेबी, किसमें अंदर, कि कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, कोई कोई ना कोई बच्चे के अंदर खराबी होने के चांसेस कौन सी कंडीशन में होते हैं, हमारे टेराटोजेनिक पीरियड के अंदर। और मोस्ट कॉमन टेराटोजेनिक पीरियड कौन सा होता है, तो आपको बताना है 2 से 8 वीक तक का, और 2 से 8 वीक वाले पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, इसको करेक्ट आप क्या कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा अपने कहीं भी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब भैया टेराटोजेनिक की बात तो अपन ने समझ ली, लेकिन टेराटोजिन्स क्या होते हैं? टेराटोजिन्स क्या होते हैं जो कि टेराटोजेनेसिस कॉज करते हैं, मतलब कि उन चीजों को उत्पन्न करते हैं या फिर उनकी परेशानियां बढ़ाते हैं, बच्चे के अंदर डिफेक्ट डालते हैं, उनको कहते हैं टेराटोजेंस। कि सर वो कौन कौन से हो सकते हैं, कि सर दो हो सकते हैं, या तो हो सकती है कोई ड्रग्स हो सकती है, या कोई रेडिएशंस हो सकते हैं। या तो भैया ड्रग हो सकती हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे रेडिएशन हो सकते हैं। यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? चलिए आगे की तरफ देखते हैं। एफडीए के अनुसार, आपने एफडीए का बहुत बार नाम सुना होगा। एफडीए जो हमारे चिप्स कुरकुरे के पैकेट पे भी आता है आजकल, तो फूड फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एफडीए जो होता है एक संस्था है, और वो उसका नाम होता है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, की फूड ड्रग्स को एडमिट करने वाले संस्था हम कह सकते हैं उसको। तो जो एफडीए होता है, एफडीए की क्लासिफिकेशन इन प्रेगनेंसी आप लिखेंगे। एफडीए क्लासिफिकेशन इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो एफडीए के क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे इसके बारे में बात करी गई है। हम इसके अंदर टोटल 4 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी ए की ड्रग होती है, कैटेगरी बी की ड्रग होती है, कैटेगरी सी की होती है, और कैटेगरी डी की होती है। तो उनके अंदर कैसे कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, कि मोस्ट कॉमन कौन सी हार्मफुल होती है बच्चे के लिए, उससे कम कौन सी होती है, उससे कम कौन सी होती है, और जो बिल्कुल नहीं होती उसके बारे में क्या कहना है। तो उसके बारे में आपको 4 पॉइंट बनाने हैं। सबसे पहला आपको एक कॉलम बनाना है, 3 कॉलम्स बना लो, कि 3 कॉलम्स के अंदर हमें सब लिखना है कि कैसे कैसे यहाँ पे देखी जाती है। सबसे पहला जो बीच वाला कॉलम है वो बच्चों बड़ा होगा आपका, जो बीच वाला कॉलम है उसको बड़ा बना लीजिएगा। तो सबसे पहला जो नाम लिखेंगे इसके अंदर, कैटेगरी के बारे में लिखेंगे कि कैटेगरी कौन सी ड्रग है। ठीक है, उसके काम के बारे में लिखेंगे या मीनिंग के बारे में लिखेंगे, मीनिंग और एग्जाम्पल्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे आज। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात लिखेंगे कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर क्या बात खास बात है उसके बारे में बताएंगे। कैटेगरी जो ए की ड्रग होती हैं वो क्या काम करती हैं, कि सर डज नॉट इफेक्ट, या कॉज ऐसे लिखेंगे, डज नॉट कॉज एनी फीटल डिफेक्ट। ड्रग ड्रग डज नॉट कॉज एनी फीटल डिफेक्ट, मतलब ऐसी ड्रग है जो कि कोई भी हार्मफुल नहीं होती है बच्चे के लिए। इसका मतलब कि वो फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हार्मफुल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फायदेमंद है। तो फायदेमंद कौन सी ड्रग होती हैं, कि सर फॉलिक एसिड होती है, और थायरोक्सिन होता है। कौन सा होता है बच्चों? थायरोक्सिन होता है और फॉलिक एसिड होती है। ऐसी ड्रग्स जो कि किसके अंदर रखी जाती हैं, कि हमारे कैटेगरी ए के अंदर कौन सी ड्रग को रखा जाता है जो कि बच्चों के लिए फायदेमंद होती है, नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होती है। तो उनको कैटेगरी ए के अंदर रखा गया है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी की। कि सर कैटेगरी बी के अंदर कौन कौन सी ड्रग को रखा गया है, देखेंगे कि ड्रग डज नॉट कॉज एनी
फीटल डिफेक्ट, ऐसी ड्रग जो कि कोई फीटल डिफेक्ट नहीं कॉज करती है, लेकिन इसकी जो स्टडी की गई है, वो इसकी जो स्टडी की गई है सिर्फ जानवरों पे की गई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ओनली एनिमल स्टडी शो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल की हिस्ट्री ही बताती है कि इससे बच्चों के लिए कोई भी हानिकारक नहीं है। तो हम कह सकते हैं पैरासिटामोल, या पीसीएम में लिख सकता हूँ, पीसीएम हो सकती है। दूसरी होती है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन होती है। नंबर तीसरी होती है एमॉक्सिसिलिन। कौन सी होती है? एमॉक्सिसिलिन। ये पेनिसिलिन और जो एमोक्सिसिलिन होती है वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक ड्रग होती है वो पेनिसिलिन होती है। इसका जो खोज करने वाला जो आदमी था उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तीसरी कौन सी होती है? कैटेगरी सी। कैटेगरी सी के अंदर कौन सी रखी जाती हैं? ड्रग में कॉज फीटल डिफेक्ट, कि ऐसी ड्रग्स जो कि फीटल डिफेक्ट कॉज कर सकती हैं, मे बी फीटल ड्रग्स में कॉज मतलब कर सकती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर बाय द एनिमल एंड ह्यूमन स्टडी अवेलेबल है। एनिमल की स्टडी हुई है लेकिन ह्यूमंस के अंदर स्टडी नहीं हुई है। बाय द एनिमल स्टडी, ह्यूमन स्टडी नॉट अवेलेबल, कि ह्यूमन की स्टडी जो है वो नॉट अवेलेबल है या नहीं है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं बच्चों? की सर इसके अंदर जितने भी कॉर्टिको स्टेरॉइड्स आते हैं, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स जो आते हैं वो उसके अंदर समा जाते हैं। जितने भी कॉर्टिको ड्रग्स जो होती हैं उनके अंदर क्या हो सकते हैं? उनके अंदर जितनी भी होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? हमारे कैटेगरी सी के अंदर आती हैं। कि उसमें जानवरों पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनके अंदर क्या देखा गया था कि कैटेगरी सी वाली जो ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको यूज नहीं करना है। अगर मैं आपसे कैटेगरी 4 की बात करूं, कैटेगरी अगर मैं 4 की बात करूं तो कैटेगरी 4 के अंदर क्या होता है? कि कैटेगरी 4 के अंदर आता है कि ड्रग्स में कॉज फीटल रिस्क। अब फीटल रिस्क जो होती है ये पता लगा है बाय ह्यूमन एंड एनिमल स्टडी। मतलब कि ह्यूमन और एनिमल की स्टडी के बाद ही ये पता लगा है कि कैटेगरी जो 4 की ड्रग होती हैं वो कहाँ पे आती हैं, कहाँ नुकसानदायक होती हैं, फीटल के बच्चे की रिस्क के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं एंटी जो एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं फेनिटोइन, या एप्टोइन हम बोल सकते हैं इसको, जो कि कहाँ काम आती हैं? सीजर्स के काम में आती है। आगे मेरी बात समझ में? कि ये 4 प्रकार की जो ड्रग होती हैं बच्चों, ये हमारे क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैटेगरी ए होती है, कैटेगरी बी होती है, सी होती है और डी होती है। ऐसी ड्रग जिनको कहाँ दे सकते हैं हम? प्रेगनेंसी के अंदर सेफ इनसाइड होती हैं, जो कि कैटेगरी ए के अंदर आती हैं। फॉलिक एसिड थायरोक्सिन की ड्रग होती है। अगर मैं कैटेगरी बी की बात करूं तो कैटेगरी बी के अंदर पीसीएम और पेनिसिलिन होती है, जिनको क्या कर सकती हैं? फिटल के अंदर कॉज कर सकती हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करवाई है? हमने यहाँ पे सिर्फ एनिमल स्टडी करवाई है, ह्यूमन स्टडी नहीं हुई है। अगर सी की बात करें तो सी के अंदर ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि क्या काम करती है? फीटल डिफेक्ट को कॉज कर सकती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जनरली हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन देने की आवश्यकता पड़ जाती है तो हम देते भी हैं।
कैटेगरी 4 की जो ड्रग्स होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, क्योंकि ये तो करती ही करती हैं, क्योंकि इसके अंदर तो ह्यूमन स्टडी हो चुकी है। तो इसके अंदर भी हमें डर डर लगा रहता है कि फीटल के अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी पैदा ना हो जाए। क्या यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई बच्चों? कुछ नहीं है, एक बार आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलेंगे। एक होती है कैटेगरी एक्स, एक और लिख देंगे अगर आता है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर। कैटेगरी जो एक्स की ड्रग होती है उसके अंदर क्या होता है कि सर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इनको तो यूज करना ही नहीं है, इनको तो यूज करना ही नहीं है। जैसे कि हम बात करें थियाजामाइड, एक होती है थैलिडमाइड होती है, थैलिडमाइड होती है, और आइसोट्रेटेनॉइन होती है, आइसोट्रेटेनॉइन होती है, थैलिडमाइड होती है। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। कैटेगरी एक्स के बारे में बता दिया है, जबकि एक्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं। एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टेड होती है, आपको यही याद रखना है। अब मैं आपसे कुछ रेडिएशंस की बात करता हूँ कि रेडिएशंस जो होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं, देखेंगे। किसी रेडिएशंस एक्सपोजर इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर रेडिएशन से जो एक्सपोजर होता है वो कैसे होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेडिएशंस की क्या होती है कि सर ग्रे होती है। क्या होती है बच्चों? ग्रे होती है। और ये तो नई वाली है, ओल्ड की अगर मैं बात करूं तो रेड होती थी। किसकी होती थी? रेड होती थी। इसका मतलब क्या था कि सर एक ग्रे बराबर 100 रेड। ऐसा ही क्या होता था इसके अंदर? 100 रेड क्या होता था इसके अंदर? सब यूनिट्स होती थी कितनी? ऐसा यूनिट कितनी होती थी कि 100 रेड होती थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि एक ग्रे का मतलब है कि 100 रेड का होना, 100 बार रेड का हो जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? हमारा आ, ऐसा ही एक्सपोजर कह सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जो एक्सपोजर होता है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं, इफ प्रेगनेंसी इफ प्रेगनेंसी इज एक्सपोजर इज एक्सपोजर टू 100 ग्रे, तो रेडिएशन, अगर एक प्रेगनेंसी के अंदर किसी महिला को 100 ग्रेज का क्या हो जाए, 100 ग्रेज का अगर उसको एक्सपोजर हो जाए, तो उसके जो 50% फीटल सेल हैं वो क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। अगर किसी को इफ 200 ग्रेज का क्या हो जाए? एक्सपोजर हो जाए, तो क्या करेगा कि भैया ये तो 100% क्या कर देगा? फीटल सेल डाई कर देगा। फीटल सेल को 100% डाई करने में कौन मदद करता है? कौन करता है बच्चों? हमारा कौन करता है? हमारी ये जो सब यूनिट्स होती हैं या फिर एसआई जो यूनिट्स होती हैं ग्रेस की, वो क्या काम करती हैं? हमारे फीटल सेल को डाई करने का काम कर जाती हैं। क्या आपको बात समझ में ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। जनरली ये बातें एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ये लेवल का एग्जाम है नॉर्सेट, तो वहां पे भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। ये नॉर्सेट वाले बच्चों के लिए सीटीओ लेवल पे एग्जाम्स नहीं है, पूछते हैं। सीएचओ और सीएचओ के लिए ये नहीं होता है, क्योंकि सीएचओ के लिए इतना डीप नहीं जाते हैं। डीएसएसबी और हम बात करें नॉर्सेट के लिए, तो नॉर्सेट और डीएसएसबी के लिए बातें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं इन प्रेगनेंसी की, सर एक प्रेगनेंसी के अंदर कितने रेडिएशन हम झेल सकते हैं, तो इन प्रेगनेंसी मैक्सिमम प्रेमिसाइज या परमिएबल ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमल परमिएबल रेडिएशन इज 5 रेड। कितनी होती है बच्चों? 5 रेड हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ले सकते हैं। बहुत बढ़िया।
क्या यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई बच्चों? अगर मैं आपसे इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ कि सर कौन-कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर सेफ होती हैं और जो कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, वो कौन-कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सर 3 प्रकार की डेफिनिशंस होती हैं या होती हैं। हम जैसे कि पहली बात करूँ मैं आपसे कि सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है? सेफ इन प्रेगनेंसी और हम कह सकते हैं कि इट यूजुअली नॉट डन व्हाट कैन बी डन, मतलब इनकी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन इनको कर सकते हैं। और क्या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, सबसे पहली हम बात करते हैं कि सर सेफ कौन कौन सी होती है। सेफ का आपको सभी को पता है कि सर हम एमआरआई करवा सकते हैं सेफ के अंदर, कि सर अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, कि सर हम क्या करवाते हैं डॉपलर एग्जामिनेशन भी हम करवाते हैं। एमआरआई हो सकती है, यूएसजी हो सकती है, डॉपलर हो सकता है। इन तीनों के अंदर कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती क्योंकि ये सेफ होती हैं, है ना? अगर मैं दूसरी बात करता हूँ कि उनको हम यूजुअली नहीं करते हैं लेकिन हमें करनी पड़ती है या फिर हमें कोई कंडीशन ऐसी बन गई है कि हमें करनी पड़ेगी, तो हम कर सकते हैं कि हम करते हैं एमआरसीपी। एमआरसीपी की फुल फॉर्म होती है रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो कोलेंजियो पेंक्रियाटियोग्राफी। एमआरसीपी जो होती है वो पैंक्रियास को देखने के लिए करते हैं, मतलब कि जनरली जो होती है वो पैंक्रियास को देखने के लिए होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर पैट स्कैन जो होती है, इस पैट स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं कि सेल्स को अंदर जाके देखते हैं, सेल्स की बारीकी को हम देख सकते हैं। तो पैट स्कैन का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। कि सर इनको तो हम क्या कर सकते हैं कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब कि जरूरत पड़ेगी तो करते हैं, ले तो हाँ, नहीं करते हैं, इनका यूजुअली यूज नहीं होता है। अगर सर मैं आपसे बात करूं कि सर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होने वाली कौन सी हैं, कि सर यहाँ पे होता है कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, एमआरआई का मतलब होता है कि इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि एक फ्लूइड दिया जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। पेशेंट की बॉडी के अंदर एक फ्लूइड दिया जाता है और जब एमआरआई की जाती है उसकी, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है या डेड सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर चिपक जाता है और उनको ग्राफ्स करने के लिए, कैच करने के लिए वहां पे चीजों को इसलिए दिया जाता है। आगे बात समझ में इजीली अपन पकड़ पाए उन चीजों को देखने के लिए किया जाता है। कि सर एक्सरे हम कर सकते हैं, कि सर एक्सरे तो बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और कौन से होती हैं कि सर एच एस एच एस जी हम नहीं कर सकते हैं। एच एस जी का मतलब होता है स्टेरो स्टेरोसेल्फिंगोग्राफी हम नहीं कर सकते। स्टेरो का मतलब होता है यूट्रस, सेल्फिंगो का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। कि यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब को देखने के लिए एक इंटरनल स्कोप डाला जाता है, उसको भी हम नहीं कर सकते क्योंकि यूट्रस के अंदर ही तो क्या बच्चा पनप रहा है, अगर उसको चोट लग गई बाई चांस या फिर एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है फट गई, तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बात में इसीलिए इसको भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कि सर यहाँ पे बेरियम एनीमा हम नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं हम, बेरियम एनीमा हम नहीं दे सकते। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे बात करूं ईआरसीपी हम नहीं कर सकते, सीटी स्कैन हम नहीं कर सकते। सीटी स्कैन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसके अंदर बच्चों, कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट कौन कौन चीजें हैं। एक्सरे हम नहीं कर सकते, एचएससी हम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई नहीं कर सकते, बेरियम एनीमा नहीं देख सकते और ईआरसीपी भी हम नहीं कर सकते और सेट पैड स्कैन भी हम नहीं कर सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की बात में किसी कोई डाउट है? यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी।
और यहाँ तक ये पसंद आई है तो आप इसको सबको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कल की होगी। कल की क्लास में हम पूरा इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। क्लास पसंद आई हो तो बच्चों बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को मोटिवेट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमें मोटिवेशन मिले और आपको भी मिले उससे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।